दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव फिर से आपके समक्ष आया हूँ। हम जुनून सीरीज़ के तहत राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें अब तक हमने कुल 23 लेक्चर देख लिए हैं। अगर आपने हमारे ये लेक्चर्स अब तक नहीं देखे हैं तो आप गिरिराज क्लासेस मऊरानीपुर की यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और बाकी के सभी 22 लेक्चर जाके देख सकते हैं। हम आगे भी लगातार इसी तरह राज्य व्यवस्था के बाद विज्ञान में भी तीनों विज्ञान, कौन सी? भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान। इसके अलावा भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, साथ में अर्थशास्त्र, पर्यावरण, करंट अफेयर और इतिहास की भी सीरीज आगे लाएंगे। हम ये सीरीज लंबी चलाएंगे और विधिवत चलाएंगे, आपको अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला कराएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, इन सभी सवालों को करते रहें, ध्यान से आप देखते रहें। ये प्रश्न आपके इम्तिहान में और दी जा रही व्याख्या आपके इम्तिहान में सीधे उठ के आएगी, तो ध्यान से नोट्स बनाते समय आप इस बात का ध्यान दें कि जो भी व्याख्या दी जा रही है वो भी साथ में लिखते चलें। आपके ये मेरी जिम्मेदारी है, जिस दिन इम्तिहान होगा, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी आरओ हो, चाहे आपका पुलिस हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका दिल्ली एसआई हो, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई इम्तिहान हो, मेरे द्वारा दी जा रही व्याख्या और कराए जा रहे सवालों से सीधे उठ के आएंगे। हम आगे भी चीज़ें कराते रहेंगे। क्लियर? हम अब आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? तो बेटा आज का सवाल नंबर पहला कौन सा है? भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड है? कौन सा है? कहां है बेटा? केवल क्या जम्मू कश्मीर में, मिजोरम में, नागालैंड में या गोवा में? कहां है बेटा? गोवा में। 1867 में आई थी। क्या नाम है उसका? पोर्चुगीज सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हमने पहले भी पढ़ाया है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में लिखी हुई है। कहाँ? 44 में। और अभी उत्तराखंड दूसरा राज्य बना है भारत का जहां पे समान नागरिक संहिता लागू की गई है। कौन सी कमेटी बनी थी? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, यही कमेटी बनी थी। इसी के अनुशंसा पे क्या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। क्लियर? इसका ऑप्शन डी। अगला बेटा, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है? हाँ है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह बात भी ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारत। राष्ट्रपति भारत। सी गलत है बेटा, सी गलत है। क्या है? सी गलत। और अगला, उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, ये बात भी ठीक है। क्लियर बेटा? अगला हमसे क्या कर रहा है? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, ए और बी दोनों? उच्च न्यायालय में। केवल उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, केवल उच्च न्यायालय में। क्लियर बेटा? अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किससे? भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से। किससे? राज्य की समेकित। ये बात यहाँ पे बहुत ध्यान से नोट करें कि राज्य उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते हैं वो तो राज्य की समेकित निधि से आते हैं, लेकिन जो पेंशन है, क्या पेंशन है, वो आती है भारत की समेकित निधि से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना। इनकी जो पेंशन आती है वो किससे आती है? भारत की समेकित निधि से। क्लियर? जबकि तनख्वाह किससे आती है? राज्य की समेकित निधि से। क्लियर? अगला बेटा, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? 65, 60, 62, 58, 62। हालांकि, और हम ये बात जानते हैं कि संविधान संशोधन 15 के जरिए 60 से 62 की गई थी। हालांकि अभी केंद्र सरकार के पास संसद में एक बिल पड़ा है, संविधान संशोधन 114, जिसके जरिए बात कही जा रही है कि 62 से भी बढ़ा के 65 की जाए। क्लियर? इसका ऑप्शन
सी, इसका ऑप्शन सी कौन सा 114 पड़ा हुआ है। क्लियर। और वो वाले किससे बढ़ी थी? 15वें संविधान संशोधन से 60 से 62 हो गई थी। क्लियर बेटा। अगला, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। 18 नहीं है बेटा, 25 हैं। कितने हैं? 25। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। क्लियर। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। हाँ है, दिल्ली का अपना है। 241 में दिल्ली का उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। 2 और 4 ठीक है बेटा, 2 और 4 ने क्या पूछा उन्होंने? उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। सही पूछा है ना? सही पूछा है। एक बार दोबारा पढ़ रहा बेटा। देश में 18 नहीं 25 है, बात ठीक है। उनमें से 3 का नहीं है बेटा, 7 का क्षेत्राधिकार है। सॉरी, 3 का नहीं है, 7 का है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का, इसका बेटा केवल डी बैठेगा, केवल डी, केवल डी। क्लियर बेटा। अगला, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात, बंबई। बंबई का गौर करो, गोवा का भी है, दमन और दीव का भी है, दादर नागर हवेली इसका भी है, इसके भी यही देखते हो। जबकि बंबई वाले की 3 बेंचेस बैठती हैं, एक नागपुर में, एक बंबई में और एक औरंगाबाद में। क्लियर। ऑप्शन डी। अगला बेटा, भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक न्यायालय संघ राज्य क्षेत्र नहीं? कितने? 3। कौन कौन से? गुवाहाटी हाई कोर्ट, अगला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, और कौन सा? बॉम्बे हाई कोर्ट। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा के भी मुकदमे सुनता है, गोवा के भी मुकदमे बॉम्बे हाई कोर्ट ही सुनता है। यहां अरुणाचल प्रदेश के भी गुवाहाटी हाई कोर्ट सुनता है, और यहां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट सुनता है। क्लियर। ऑप्शन 3, क्योंकि उन्होंने संघ राज्य क्षेत्र के अलावा कहे थे, नहीं तो इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट भी जुड़ते। क्लियर। दिल्ली हाई कोर्ट भी जुड़ता। क्लियर। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श। हाँ, परामर्श नहीं होता है। केवल और केवल परामर्श संबंधी किसको है? परामर्श 143वें सुप्रीम कोर्ट को। राज्य को परामर्श का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला बेटा, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। कौन सी? उत्प्रेषण रिट। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे, एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए, एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। किसको? अधीनस्थ न्यायालय को। किसको? अधीनस्थ न्यायालय को। हमने 5 प्रकार की रिट पढ़ी थी 226 में और 32 में। कितने? 5 प्रकार की। कमेंट में बताएं। क्लियर। क्लियर। अगला बेटा, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही का परीक्षण? अधीनस्थ कार्यवाही, फिर से वही बात, अधीनस्थ कार्यवाही की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी करती है? उत्प्रेषण। कौन सी? पिछले वाले में भी देखा है, उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा क्या है? को वारंटो, आप किस हैसियत से किसी पद पर बैठे हैं। परमादेश, परमादेश क्या है? परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है हमने ये आदेश दिया, पालन किया जाए। उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को 24 घंटे में लाया जाए। और एक कौन सी बनी? प्रतिषेध। कौन सी बच गई? प्रतिषेध। कौन सी बच गई? प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब रोक लगाना। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में एक अंतर होता है। प्रतिषेध ये होती है कि जब कार्रवाई चल रही तब भी रोक लगाई जा सकती, लेकिन उत्प्रेषण में क्या होता है? कार्रवाई पूरी होने के बाद। क्लियर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सी की जाती है? प्रतिषेध। कौन सी? लंबित है। अभी बताया तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अभी दिया। लंबित अभी चल रही है। अगर कार्रवाई पूरी हो जाती तब उत्प्रेषण। इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी। अगला बेटा,
भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कौन सा न्यायालय अच्छी स्थिति में है? क्या उच्च न्यायालय बेटर कंडीशन में है सुप्रीम कोर्ट से? हाँ है, मैंने बताया था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कंडीशन में है रिट जारी करने की स्थिति में। यह बात पूर्णतः सत्य है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण ही के लिए ही परम आदेश जारी कर सकता। हाँ, एग्जैक्टली यही कारण है, एग्जैक्टली यही कारण है। इसलिए दोनों ए और आर सत्य तथा आर और आर ए का एक मान स्पष्टीकरण है। आर ए का एक मान स्पष्टीकरण है। बात ठीक है, क्लियर? ये बात मैंने लिखाई थी अलग से। 226 इज ग्रेटर देन 32, 226 इज ग्रेटर देन 32। क्लियर? ये जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट रिट जारी करे ही, दूसरा भी ऑप्शन वो तलाश सकता है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करनी होती है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। किसको देगा? अरे जिसने नियुक्ति की है उसी को देगा, राष्ट्रपति भारत को, राष्ट्रपति भारत को। क्लियर बेटा? अगला, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के समक्ष है का प्रकार है? परमादेश याचिका, स्वतः अधिकार मुकदमा, क्षतिपूर्ति का दावा या न्यायिक पुनर्वीक्षण? क्या है? टाइटल सूट का केस है। किसका है बेटा? टाइटल सूट का, टाइटल सूट। बेटा इस बात को समझना पड़ेगा, बेसिकली मुकदमा मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये राजनीतिक बातें हैं। जो आपके काम की बात है वो जमीन का मुकदमा था कि जमीन किसकी है, 2.7 एकड़, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतगत्वा एक हिस्सा हिंदू पक्ष को दिया और एक हिस्सा इस्लामिक पक्ष को दिया। हिंदू पक्ष ने मंदिर बनवाया जबकि इस्लामिक पक्ष भी वहां एक पास में ही गांव में मस्जिद का निर्माण करवा रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको लगेगा कि फलाना फलाना ना धर्म का मुकदमा नहीं था, मुकदमा किस चीज का था? जब आप पॉलिटी पढ़ रहे, राज व्यवस्था पढ़ रहे, तो आपका आंसर आना जरूरी। किसका? टाइटल सूट का। किसका? टाइटल सूट का। स्वताधिकार का मुकदमा। किसका? स्वामित्व अधिकार का। क्लियर? जमीन का, बेसिकली जमीन का मुकदमा था बेटा ये। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी? हाँ, 3 तलाक पे किसने रोक लगाई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। हालांकि इसके बाद भी 2017 में सायरा बानो केस में भी इसे खत्म किया गया। बेटा इसका ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। अच्छा, इस बात को याद रखें, हम हर बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय बोलेंगे, हम एक बार भी प्रयागराज उच्च न्यायालय नहीं बोलेंगे। कारण शहर का नाम बदला है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, क्योंकि ऐसे नाम नहीं बदलते हैं, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर वो फॉलो होगा तभी किसी कोर्ट का नाम बदलेगा। तो कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही बोला जाएगा, भले शहर का नाम क्या प्रयागराज हो गया। बेटा ये वही बात है, जैसे पहले एक बैंक हुआ करती थी इलाहाबाद बैंक, जो इंडियन बैंक में मर्ज कर गई। तो अगर शहर का नाम इलाहाबाद बदल के प्रयागराज हो गया तो बैंक का नाम प्रयागराज बैंक थोड़ी ना कर देंगे, बैंक का नाम इलाहाबाद बैंक ही रहता है। क्लियर बेटा? ठीक है। इसी प्रकार बी, आप हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल देंगे नीचे प्रयागराज न्यायालय, प्रयागराज न्यायालय पे टिक नहीं मारिएगा, टिक इलाहाबाद पे। क्यों? वो न्यायालय का नाम है, शहर के नाम बदलने से न्यायालय के नाम नहीं बदलते बेटा। क्लियर? विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश, हाँ, विधि आयोग का वो अध्यक्ष कौन था जिसने ये कहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? किसने कहा था? PN भगवती, हिदायतुल्लाह, HR खन्ना या न्यायाधीश चंद्रचूड़? किसने कहा था? किसने? HR खन्ना साहब ने, HR खन्ना साहब ने। बाकी के 3 भी लोग याद आ रहे हैं। PN भगवती 2 दिन पहले पढ़े, प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती 17वें मुख्य न्यायाधीश भारत, जिन्होंने PIL शुरू किया। हिदायतुल्लाह याद आ रहे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे और भारत वो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भारत भी रहे हैं। इसके अलावा चंद्रचूड़, यही याद आ रहे, DY चंद्रचूड़ के फादर साहब, यस वो YV चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़। क्लियर? ऑप्शन सी है बेटा इसका आंसर, ऑप्शन सी। अगला बेटा, जिला न्यायाधीश शब्द, हाँ, जिला न्यायाधीश शब्द कहाँ लिखा है? मैंने बताया था। क्लियर? 233 में लिखा है बेटा, 233 में जिला न्यायाधीश लिखा है। कहां लिखा है बेटा? 233। अगला बेटा,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता को की मान्यता से बाहर रखे गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इम्तिहान पास किया है वो सब के सब एडवोकेट्स कहलाएंगे, चाहे आप किसी में भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, आप एडवोकेट्स कहलाएंगे। ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। विधिक परिषदों, बार काउंसिलों की को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालय की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति। हाँ, ये बात ठीक है, ऑप्शन 2 ठीक है, ऑप्शन 2 ठीक है। क्लियर। जितने भी महाविद्यालय होते हैं कौन से, लॉ वाले, इनकी कौन देता है मान्यता, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपने कभी किसी भी विधि विद्यालय के बाहर देखा होगा तो लिखा होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त। क्लियर। बार काउंसिल, तो इसका कौन सा, पहला गलत है और दूसरा सही है। क्लियर। एक और बात यहां पे समझे, एडवोकेट, लॉयर और आपके बैरिस्टर में अंतर होता है। लॉयर कौन होता है, वो व्यक्ति लॉयर कहलाएगा जिसने LLB की डिग्री पूरी कर ली, लेकिन अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इम्तिहान नहीं क्वालिफाई किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो व्यक्ति इम्तिहान क्वालिफाई करेगा वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब आप किसी के पक्ष में अब मुकदमा लड़ सकते हैं। और बैरिस्टर कौन कहलाएगा, जिस व्यक्ति ने अपनी डिग्री लंदन से ली है, मतलब ब्रिटेन से ली है, जिसने ब्रिटेन से ली है वो क्या कहलाएगा, बैरिस्टर। तो गांधी जी क्या थे, बैरिस्टर। नेहरू जी क्या थे, बैरिस्टर। क्लियर। इसका ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बेटा बी। क्लियर। अगला, भारत में चलित न्यायालय। हाँ, मोबाइल कोर्ट की संकल्पना किसने दी थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने क्या कहा था, मोबाइल कोर्ट। क्या कहा था, मोबाइल कोर्ट की। मोबाइल कोर्ट का मतलब ऐसा नहीं होता कि मोबाइल लेके चले आओ, ऐसा कोर्ट जो चल के लोगों तक पहुंचे, जो खुद चल के लोगों तक पहुंचे। ऑप्शन सी। क्लियर। अगला बेटा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए। केंद्र और राज्य संबंध मैंने बताया था 5 + 6 = 11। कहीं 11 लिखा है, हाँ लिखा है, ऑप्शन बी। 5 में क्या है, केंद्र, 6 में क्या है, राज्य। 5 + 6 = 11। क्लियर। अगला बेटा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। हाँ, वो जो 3 सूचियां काहे में हैं, अनुसूची 7 में, उनको कौन विनियमित करते हैं, 245 और 46। मैंने क्लास में लिखाया है 245, इसमें नोट में अलग से डलवाया था, 245 और 46, वो तीनों की तीनों सूचियों को क्या करते हैं, विनियमित करते हैं। ऑप्शन डी, अलग से लिखा है क्लास में, नोट्स में। अगला बेटा, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, कौन सी, 7वीं। कौन सी, 7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्य संबंध की। 8वीं अनुसूची कौन सी है, 6वीं कौन सी है, 9वीं कौन सी है। 9वीं याद आ रही है। ऐसी चीजें जो उसमें डाल दी जाए तो कोर्ट नहीं छू सकता। बाद में कोर्ट ने क्या कहा, हम सब कुछ छू सकते हैं। 6वीं क्या है, 6वीं में ATM में मनी नहीं है, यही वाली थी। जबकि 8वीं क्या है, 22 भाषाएं, 14 + 8। याद आ रही। क्लियर। अगला बेटा, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान हैं। किसको है, केवल केंद्र। एक मिनट, भारत में किसे, शिशुओं और अवयस्कों मतलब बच्चों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान है। किसे, केंद्र को, राज्य को। केंद्र और राज्य दोनों को, केवल स्थानीय सरकारों को। किसको बेटा, केंद्र और राज्य दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को। क्लियर। अगला बेटा, भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं, मतलब अविशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं। आर्टिकल 248 संसद के पास, आर्टिकल 248 संसद के पास। किसके, संसद के पास। क्लियर बेटा। क्लियर। अगला, याद आ रहा है, 248 संसद के पास अविशिष्ट शक्तियां। 249 2/3 राज्यसभा जिसमें ऊपर है। 250 जब इमरजेंसी लगी हो तो संसद कोई नियम बना सकती है। 251 राज्य केंद्र के खिलाफ कोई नियम नहीं बनाएगा, अगर राज्य ने कोई नियम बना रखा है, केंद्र ने भी बना रखा है, तो केंद्र का नियम ऊपर रहेगा। 252 दो राज्यों के दरख्वास्त करने पे दोनों के लिए नियम बनाना। 253 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नियम बनाना। याद आ रहा है। इसका ऑप्शन बेटा, अविशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, संघीय सरकार के पास, केवल संघीय सरकार के पास। आर्टिकल 248।
क्लियर। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों में संसद की विधायी शक्तियों से, हाँ ये बात ठीक है, संसद की विधायी शक्तियां राज्य के विषयों में, क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद, कहां बताया था मैंने, 263 कहीं है, 263 में क्या है, अंतरराज्यीय परिषद। इसको फॉर्म कौन करता है, बनाता कौन है, कौन, राष्ट्रपति, क्लियर। अगला बेटा, एक अंतरराज्यीय परिषद स्थापना, अभी तुरंत पूछ लिया, स्थापना राष्ट्रपति द्वारा, स्थापना राष्ट्रपति द्वारा, क्लियर बेटा। अगला, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्पना द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, संसदीय कानून द्वारा। वो कानून कौन से थे, 1956 का और 1971 का कानून। कौन सा, 1971 का। 1956 में एक कानून आया जिसके जरिए 5 काउंसिल्स बनाई गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, ये 5 बनी क्षेत्रीय परिषदें। 6 रीजनल काउंसिल्स बनी थी, जबकि 7वीं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो 7वीं है वो कब बनी, 1971 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है सभी के सभी काउंसिल का, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। याद आ रही हैं, मैंने सब अलग से लिखाई हैं। ये आपकी उत्तर कुंजी, ये आपकी उत्तर कुंजी, स्क्रीनशॉट लें, ध्यान से अध्ययन करें, क्लियर। क्लियर। आपको जो व्याख्या दी जा रही है, प्रश्न दिए जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इम्तिहान में ये प्रश्न हूबहू दिखाई पड़ेंगे, यानी कि व्याख्या से आपको सीधा उत्तर मिलेगा। आप ध्यान से नहीं पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।